हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ चैप्टर 3। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वैसे तो हम बहुत ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, वो रिवॉल्व करता है अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत की आज़ादी के बाद कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पोवर्टी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो पोवर्टी इंडिया में क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चरली भी हमारी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक तरीके से ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, और भी तमाम समस्याएं थी। तो पूरा का पूरा जो भारत है, जो एक बैकवर्ड इकोनॉमी के तौर पर काम कर रहा था, एक बैकवर्ड सोसाइटी था, कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे आज़ादी तो मिल गई, तो आज़ादी के बाद क्या करना है, अब डेवलपमेंट भी तो करना है ना। लोगों की लाइफ में एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो देना है लोगों को, गरीबी को भी कम करना है, एग्रीकल्चर को भी डेवलप करना है, इंडस्ट्री को भी डेवलप करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है। तो ये सारी चीज़ें आखिरकार हमने कैसे करी, पूरा आज़ादी के बाद कुछ समय के लिए हमने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया कि किस तरीके से भारत क्या करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका क्या हम अडॉप्ट करेंगे, क्या मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में दी गई है। ठीक है, तो एक ओवरऑल आइडिया है कि भारत की आज़ादी के बाद कैसे इंडिया ने डिसाइड किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, उसके बारे में सारी चैप्टर में चीज़ें दी हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आखिरकार इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बताया हुआ है यहाँ पर, इस चैप्टर में बेसिकली बताया हुआ है कि अब तक ये जो बुक है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें हमने इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने जो अपना फर्स्ट चैलेंज था, फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था उसको हमने स्टडी करा। हमने देखा कि हमारे सामने आज़ादी के बाद सबसे पहला चैलेंज क्या था, नेशन बिल्डिंग करने का। नेशन बिल्डिंग में हमने क्या देखा, भारत का पार्टीशन हो रहा था तो उसकी वजह से चैलेंजेस आए। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन करना था तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज था। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को भी हमने अंडरस्टैंड करा। तो पहले चैप्टर में ये वाला चैलेंज पढ़ा। सेकंड चैप्टर में फिर हमने क्या करा था, सेकंड चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेकंड चैलेंज अंडरस्टैंड करा था, विच वॉज द चैलेंज टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। कि हमें पता है कि हमने क्या करा था, हमारे अंदर, हमारी पूरे समाज में, हमारी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप की भी बात करें तो एवरीबडी वॉज एग्रीइंग टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि आज़ादी के बाद तो भाई डेमोक्रेसी के द्वारा ही अपनी कंट्री को चलाना है, लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है। तो लोकतांत्रिक तरीकों को फिर आज़ादी के बाद जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो कैसे इलेक्शन कराया जाए, तो डेमोक्रेसी के चैलेंज को हमने, जनरल इलेक्शन कराने में हमें हमने कितने सारे चैलेंजेस फेस करे, वो सारी चीज़ें हमने समझी। कांग्रेस सिस्टम क्या था उसको भी हमने समझा कि कैसे कांग्रेस में एक तरफ क्या थे, एक तरफ कांग्रेस एज ए गवर्नमेंट के तौर पर काम कर रही थी, और वहीं पर कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल फैक्शन था, एक सोशल फैक्शन था, इसलिए कांग्रेस में क्या हो रहा था, अपोजिशन भी एक तरीके से कांग्रेस के कुछ मेंबर्स अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे थे, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसी को क्रिटिसाइज करते थे। तो इस तरीके से जो पूरा डेमोक्रेसी था इंडिया में कैसे इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये 2 चैलेंजेस तो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर्स में कवर कर लिए। अब हम लोग थर्ड चैलेंज की तरफ बढ़ेंगे। तो थर्ड चैलेंज क्या था, जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी था कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द चैलेंजेस। जो अभी तक हमने 2 चैलेंजेस पढ़े, उसके मुकाबले जो थर्ड चैलेंज था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। पहली चीज़ क्या है कि थर्ड चैलेंज क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू इंश्योर द वेलबींग ऑफ ऑल। तो भारत में क्या करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है भाई, पोवर्टी इतनी ज़्यादा है उसको कम करना है, सब कुछ डेवलप करना है, मतलब एक तरीके से ज़ीरो से चीज़ों को बिगिन करना है। क्योंकि अंग्रेज तो कुछ छोड़कर नहीं गए थे ना, भारत में सब कुछ तबाह कर दिया था उन्होंने, है ना। जितना हो सकता था एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के लोगों को उन्होंने लूटा, एक्सप्लॉइट करा, राइट। तो फिर उसके बाद जीरो से शुरू करना है ना। आज के टाइम में अगर आप देखोगे, टुडे एट प्रेजेंट इंडिया क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। तो ये जो जर्नी रही है ना, इसका फाउंडेशन ईयर हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर भारत इस कंडीशन में पहुंचा है, इतने बड़ी अचीवमेंट अगर इंडिया की इकोनॉमी कर पा रही है, इतने बड़े लेवल पर आज इंडिया की इकोनॉमी पहुंच गई है, तो आज़ादी के बाद के जो हमारे कुछ आज़ादी के साल थे, आज़ादी के बाद जो हमने डेवलपमेंट करा, जो डिसाइड करा कि हम कैसे अपनी भारत का डेवलपमेंट करेंगे, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि हम समझ पाएंगे कि हमने फाउंडेशन कैसे लेट डाउन करा अपनी इकोनॉमी का। तो यही चीज़ है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हम क्या पढ़ेंगे, ओवरऑल कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हम कवर करेंगे। सबसे पहली अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे दैट व्हाट वर द की चॉइसेस एंड द डिबेट्स अबाउट डेवलपमेंट। तो हम क्या पढ़ेंगे,
चॉइसेस के बारे में समझेंगे, जो डिबेट्स थी हमारी डेवलपमेंट के बारे में उसको समझेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आखिरकार। तो आज़ादी के बाद हमारे सामने पहली चीज़ क्या है, चॉइसेस थी हमारी। ठीक है, चॉइसेस का मतलब क्या है कि क्या हम जो कैपिटलिज्म जो आइडिया है, जो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या उसको फॉलो करेंगे या हम सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है, सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है। तो हो सकता है आपने अगर सेकंड जो बुक है आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो। ये सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस करी गई है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि कैपिटलिज्म क्या बोल रहा है, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो वो भी एक हमारे सामने चॉइस था। दूसरा चॉइस था कि क्या हम अपने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस करें या हम अपनी यहाँ पर इंडस्ट्री को फोकस करें। और भी हमारे सामने चॉइसेस थे, और भी जो हमारे सामने डिबेट्स थी वो ये थी कि क्या हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्या गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डेवलपमेंट में, या हम प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंट रोल देंगे। तो बहुत सारे हमारे सामने सवाल थे कि डेवलपमेंट करें तो आखिरकार डेवलपमेंट करें कैसे, किन किन लोगों के लिए डेवलपमेंट करें। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी थे इसमें, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। चॉइसेस जो थी हमारे सामने, डिबेट्स जो थी, वो सारी चीज़ें समझेंगे। एक और चीज़ थी, क्या हम सेंट्रलाइज तरीके से डिसीजन मेकिंग करें या डिसेंट्रलाइज तरीके से हम प्लानिंग करें। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही एजेंसी है, एक ही बॉडी है जो प्लानिंग डिसाइड कर रही है कि ये प्लानिंग करनी है, इतना खर्चा यहाँ पर करेंगे, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक तरीके से काम करेंगे। क्या वो तरीका ज़्यादा बेटर है या डिसेंट्रलाइज तरीके से हमें चीज़ें करनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब है लोकल लेवल पर डिसाइड करा जा रहा है कि गांव के लेवल पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस गांव में ज़रूरतें क्या है, उस ज़रूरत के मुताबिक ही हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सारे हमारे सामने बहुत सारे चॉइसेस थे, बहुत सारे डिबेट्स थे, और यही चॉइसेस और डिबेट्स डेवलपमेंट के बारे में इस टॉपिक में कवर होगी। बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चॉइसेस जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम डिबेट्स पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक तरीके से जो हमारा नॉलेज का जो होराइजन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन होगा यहाँ पर। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, कि आखिरकार हमने जो फर्स्ट 2 डिकेड्स थे आज़ादी के, यानी कि फर्स्ट 20 ईयर्स में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही, हमने कैसे भारत की इकोनॉमी को डेवलप करा, और ऐसा जो भी हमने तरीका अडॉप्ट करा है। जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, कि हमने 5-5 साल, मतलब जो भी हमारी प्लानिंग थी ना वो हमने 5 ईयर के बेसिस पर करी, कि आने वाले 5 साल में हम इतना डेवलपमेंट करेंगे, इस एरिया पर फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर में हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे, एग्रीकल्चर में हम मैकेनाइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे प्लानिंग में दूसरा जो प्लान आता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोग फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज़ पर, कि इंडस्ट्री में हम हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे यहाँ पर कि स्ट्रैटेजी क्या रही और आखिरकार वो स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट क्यों करी। ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे। तीसरी बड़ी चीज़, देखो, कोई भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमेशा हर डिसीजन के कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव रहेंगे। मतलब उसकी कुछ अचीवमेंट्स भी होगी और कहीं ना कहीं वहाँ पर उस चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां भी होगी। तो ठीक वैसे ही जब हमने अपना प्लानिंग मॉडल अडॉप्ट करा तो उसकी वजह से बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हुई इंडिया में, और कुछ लिमिटेशंस भी रहे उस स्ट्रैटेजी के, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है। तो वो आखिरकार अचीवमेंट्स क्या थे, आखिरकार वो कमियां क्या रही, कहाँ कहाँ पर कमियां रही, जिसकी वजह से हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से कर सकते थे बट कहीं ना कहीं कर नहीं पाए। तो आखिरकार वो ऐसे कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से हम पीछे रह गए। तो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। पूरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो हमारी चॉइसेस थी, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, उनकी क्या लिमिटेशंस थी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वाई वाज दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अबंडेंट इन द लेटर ईयर, कि जो हम स्टार्टिंग में आज़ादी के बाद जो हमने स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था ना, कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और एक नए तरीके की स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट करते हैं। हम डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से चीज़ों को प्लानिंग करते हैं। आपने नाम सुना होगा कि पहले क्या था, पहले हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन था, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम 2015 में क्या होता है, हम नीति आयोग को स्टैब्लिश करते हैं, है ना। तो ये चेंजेस आखिरकार क्यों आए, क्यों हमने इंस्टीट्यूशंस को चेंज करा, क्यों हमने जो स्ट्रैटेजी थी उसको बदला, क्या कमियां रही है हमारी स्ट्रैटेजी में आज़ादी के बाद जो हमने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें कुछ कमियां रही और उसको हमने कैसे चेंज करा है, क्यों उसको छोड़ दिया और क्या नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी हमने डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो पूरा एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, भारत की जो इकोनॉमिक जर्नी रही है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी हुई है, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, ओवरव्यू समझ लिया, अब शुरू करते हैं चैप्टर को। देखो, पहले थोड़ा सा यहाँ पर नाम को, जो चैप्टर का नाम है ना, उस पर 1-2 मिनट डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या बता रहे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। आज़ादी के बाद हमें पता है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है।
तो क्या अपने आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कम हो जाएगी क्या? क्या भारत में आज़ादी के बाद ज़मींदार जो इतने ज़्यादा पावरफुल थे, जिनके पास बिघा में ज़मीन थी, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, क्या ये लोग अपने आप ये बोलने लगेंगे कि नहीं हम गरीब लोगों के लिए भी काम करेंगे, हम पॉवर्टी को कम करेंगे? क्या ये लोग अपने आप काम कर सकते थे ये सारा? क्या ये लोग इस तरीके से काम कर सकते थे कि इंडिया में पॉवर्टी वगैरह ख़त्म हो जाए और इंडिया में जो ओवरऑल डेवलपमेंट हमें करना है, क्या केवल इन लोगों के ऊपर छोड़ देने से क्या चीज़ें हो जाती? क्या प्राइवेट सेक्टर पर चीज़ें छोड़ देने से सारी चीज़ें हो जाती? नहीं। हमें क्या चाहिए था? हमें एक एजेंसी चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसी एजेंसी जो ज़िम्मेदारी ले कि नहीं भाई, हम डेवलपमेंट करेंगे तो ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिसमें सबका बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट की वजह से फिर से क्या हो रहा है कि कुछ सेक्शंस की तो जो वेल्थ है वो बढ़ती जा रही है और बाकी सेक्शन क्या है, अभी भी गरीब है ना? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, हमने प्लानिंग करी कि डेवलपमेंट करेंगे ना तो डेवलपमेंट को प्लान्ड तरीके से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे। और वो प्लानिंग कौन करेगा? वो प्लानिंग के लिए हमने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी। गवर्नमेंट के पास ये जिम्मेदारी होगी कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, कितना पैसा कहाँ लगेगा, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पर हम एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर हमें कौन सी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्या प्रोडक्शन करना है, ये सब कुछ हमने क्या बोला कि हमने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लानिंग में जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द रोल, जो मेजर रोल रहा है वो गवर्नमेंट का रहा है। हम देखेंगे कि कुछ रोल प्राइवेट प्लेयर्स का भी रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी रहा है, लेकिन मेजर रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। तो हम यहाँ पर समझेंगे जो गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्लान्ड डेवलपमेंट। इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि ये प्लान्ड डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, ठीक है। और उसका पॉलिटिक्स समझेंगे, उसकी राजनीति समझेंगे। जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जो हमारी एक तरीके से प्लान्ड डेवलपमेंट हो रही है, जो प्लान्ड विकास हो रहा है हमारा, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, कि क्यों गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई आप ही काम करोगे, यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे पॉवर्टी को कम करने में। क्यों हम लोगों ने एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करा, उसके पीछे के रीज़न क्या थे, वो रीज़न हम समझेंगे, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को क्यों बनाया गया, क्या रीज़न थे उसके पीछे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो ये है आइडिया कि हम पूरी प्लान्ड डेवलपमेंट जो हमने करी है उसके पीछे के रीजंस, उसके पीछे की राजनीति को समझेंगे कि क्या पॉलिटिकल रीजंस रहे जिसकी वजह से हमने ये पूरा डेवलपमेंट करा, पूरा आज़ादी के बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो हमने ऐसे करा, तो उसके पीछे रीज़न क्या थे, क्यों हमने वो सारी चीज़ें करी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी है, ठीक है। कोई ज़्यादा बर्डनसम चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, तो आराम से हम चीज़ों को समझेंगे और आराम से चीज़ें समझ में आ भी जाएगी। तो होता क्या है, केवल सुनना यहाँ पर, ठीक है, सुनने का ही काम है। हुआ ये कि एक समय पर एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम हो क्या रहा था कि ग्लोबली डिमांड स्टील के लिए बढ़ती जा रही थी, ठीक है। स्टील में क्या होता है ना, स्टील में बेसिकली एक रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जो होता है आयरन, ठीक है। लोहे का इस्तेमाल करके स्टील को बनाया जाता है। तो इस तरीके से जब स्टील की डिमांड बढ़ रही थी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि स्टील के बनाने में आयरन ओर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए लोग जो स्टील के प्रोड्यूसर थे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो फिर आयरन ओर की तलाश में लगने लगी कि कहाँ से, कौन से देश में हमें आयरन ओर मिलेगा ताकि हम अपने यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का एक तरीके से लोग उनके पास अपॉर्चुनिटी था। तो क्या हुआ, उड़ीसा में आयरन ओर जो था काफ़ी अबंडेंट तरीके से मिल रहा था, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स था, ठीक है। मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन ओर या जो लोहा है एक तरीके से उड़ीसा में मिल रहा था। ओके, तो फिर क्या होता है, उड़ीसा की जो गवर्नमेंट होती है ना, जो उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर वो यहाँ पर क्या करती है, वो सोचती है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में भी आयरन ओर की डिमांड बढ़ती जा रही है और हमारे पास यानी उड़ीसा के पास तो बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है आयरन ओर के। तो हम क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, मतलब एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, किसके साथ, इंटरनेशनल स्टील मेकर्स के साथ, जो इंटरनेशनल स्टील कंपनीज हैं उनके साथ, और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ यानी डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्रीज के साथ। क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उनको ये बोलेंगे कि भाई देखो हमारे पास है आयरन, हमारे पास क्या है, हमारे राज्य में आयरन है, आप लोग आओ और यहाँ पर आकर के क्या करो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर बनाओ और यहीं पर उड़ीसा में ही क्या करो, स्टील का प्रोडक्शन करो। इस तरीके से क्या होगा, इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट सोच रही थी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उड़ीसा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। भाई लोग अगर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे यहाँ पर आकर तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा।
है ना? एक बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वहाँ पर। और उससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उड़ीसा के, उनको क्या मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना? तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट का रोल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का जो आइडिया है डेवलपमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट विकास के नाम पर क्या क्या सोचती है। स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सा आइडिया है कि अच्छा, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो राज्य की जो एक तरीके से इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमी में बेनिफिट होना चाहिए। तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उड़ीसा में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ही अचीव हो रहा है ना? उड़ीसा की इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी चीज़ कि लोगों को अपॉर्चुनिटी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना है, किसकी जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, तो वहाँ पर वो भी एक ऑब्जेक्टिव अटेन हो जाएगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने की यहाँ पर कोशिश करी, एंड काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ को अपने यहाँ पर बुलाया और उनको इन्वाइट किया कि भाई आइए हमारे यहाँ पर क्या करिए, इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करिए। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आया स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। अब यहाँ पर इस कहानी में एक दूसरी पार्टी आती है। दूसरी पार्टी कौन है भाई? दूसरी पार्टी आती है ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, बेसिकली जहाँ पर आयरन ओर मिल रहे थे वो कहाँ मिल रहे थे, वो जो जहाँ पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, कहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, बेसिकली जंगलों में रहते हैं, और जंगलों के इलाकों में ही आयरन ओर भी मिल रहा था, वहाँ पर ही लोहा मिल रहा था। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्रीज़ अगर बनेगी तो क्या करना पड़ेगा, जंगलों को काटना पड़ेगा, ट्राइबल्स को वहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना? तभी तो वो आयरन ओर निकाल पाएंगे और वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर पाएंगे आसपास के इलाकों में। और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए तो बहुत बड़ा इलाका चाहिए, कोई छोटे मोटे इलाके में तो नहीं होने वाली। तो क्या हुआ, जब ट्राइबल पॉपुलेशन को ये बात पता चली कि स्टेट गवर्नमेंट ने साइन कर लिया है और सबको बोला है, एक तरीके से निमंत्रण दे दिया है कि आओ भाई यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करो, तो ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत डर लगने लगा। क्यों डर लगने लगा? क्योंकि उनको लगा कि उनका तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उनको तो वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनका जो घर है, उनका जो लाइवलीहुड है, वो सब कुछ छीन लिया जाएगा। जल, जंगल, ज़मीन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं किसके लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो उनको लगा कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो तो खतरे में पड़ गया ना, क्योंकि उनको तो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो ट्राइबल के लिए डेवलपमेंट क्या था, देखो, ट्राइबल के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ट्राइबल के लिए विकास का मतलब ये है कि वो जो अपना कल्चर है ना, जो अपना कल्चर है, जो अपनी एक तरीके से जो उनकी लैंड है, क्योंकि एंशियंट लैंड है, मतलब एक तरीके से एंसेस्ट्रल लैंड है उनकी, उनके पूर्वज भी उसी ज़मीन पर रहकर जाते हैं, जो उनके जंगल है वो उनको पूजा करते हैं, है ना? अपने रिसोर्सेज को वो एक तरीके से वर्शिप करते हैं। तो उनका डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव सीधा सा ये है कि जो उनकी लैंड है, जो उनके रिसोर्सेज है, वो हमेशा बचे रहे, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, है ना? तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो, ये तो उनके लिए डिज़ास्टर हो रहा है। ये इनके लिए क्या हो रहा है, एक डिज़ास्टर, एक तबाही है, क्योंकि उनके लिए तो उनका नुकसान हो रहा है ना, इन सब चीज़ों की वजह से। तो ट्राइबल्स को ये डर लगने लगा, ट्राइबल्स ने इसलिए रेजिस्ट करा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में तो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट समझ लिया, ट्राइबल्स का इंटरेस्ट समझ लिया। तीसरा जो पार्टी यहाँ पर आती है वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी आ जाते हैं यहाँ पर। जब उनको पता चलता है कि अच्छा भाई ये होने जा रहा है, इंडस्ट्री सेटअप होने जा रही है, तो इन्वायरमेंटलिस्ट भी आ गए। इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि देखो जो माइनिंग होगी, जो इंडस्ट्री डेवलप यहाँ पर करोगे, उसकी वजह से इन्वायरमेंट का क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, इन्वायरमेंट एक तरीके से खतरे में पड़ जाएगा, इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा। और इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, उनके लिए तो डेवलपमेंट यानी विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जिसमें हमारी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, हमारा इन्वायरमेंट भी बचा रहे, और जो हमारी जो एक तरीके से जो नीड है डेवलपमेंट की वो भी हो। तो डेवलपमेंट के साथ साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी साथ साथ में चलना चाहिए, ये होता है इन्वायरमेंटलिस्ट का ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए इन्वायरमेंटलिस्ट ने बोला कि भाई ये चीज़ तो गलत हो रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, राइट? तो ये तीसरी पार्टी है। चौथी पार्टी अगर आप देखोगे तो वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगा, देखो, कोई भी जो केंद्र सरकार होती है ना, वो क्या करती है, वो दुनिया में जा जा करके बताती है कि हमारे यहाँ पर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, राइट? वो इनविटेशन देती है वर्ल्ड लीडर्स को कि आइए इंडिया में क्या करिए, इन्वेस्ट करिए, राइट? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और अगर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये तो हमारी कंट्री में एक तरीके से डिस्करेज करेगा इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि लोग फिर सोचेंगे कि भाई इंडिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट तो बुला रही है लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मत करो, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या समझे अब तक? अब तक ये समझे कि उड़ीसा में बात चल रही है डेवलपमेंट की, और उसमें डेवलपमेंट के नाम पर क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की बात करी जा रही है। लेकिन उड़ीसा में जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, वहाँ के डोमेस्टिक स्टील मेकर्स हो गए, या इंटरनेशनल स्टील मेकर्स हो गए, या वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन सब का जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना, उन सब का जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्लैश कर रहा है।
उसमें क्या हो रहा है, उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि अलग अलग पार्टीज अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट चाह रही है उड़ीसा का। तो अब यहाँ पर क्या समझना है, ये जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी केस स्टडी है, उससे हमें क्या समझना है? उससे हमें ये समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे इंटरेस्ट के बीच में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि देर आर वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस, है ना। स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलग है, वो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात कर रही है। फिर उसके बाद जो ट्राइबल्स हैं उनका इंटरेस्ट अलग है, यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट का इंटरेस्ट अलग है, समझ रहे हो। तो अलग अलग इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। और इंटरेस्ट में क्या है, दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि ये इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट क्या है, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। क्योंकि जो स्टील मेकर है उनका इंटरेस्ट तो ये है कि भाई यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर उनको आयरन ओर मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन ट्राइबल्स कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए जल जंगल ज़मीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप उन्हीं उसी चीज़ को हमारे लिए छीन रहे हो, तो हम ये नहीं होने देंगे। तो क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो उड़ीसा की इकोनॉमी डेवलप होगी। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें अच्छा इकोनॉमी की पड़ी है, तुम्हें हमारा नहीं दिख रहा कि हमारा सब कुछ छीन रहा है यहाँ पर, है ना। एनवायरमेंटलिस्ट भी कह रहे हैं कि अच्छा सरकार, तुम्हें केवल और केवल इकोनॉमी की पड़ी है, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आप लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करोगे, इन्वायरमेंट को डैमेज करोगे। समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जब कराने की बात करी जा रही है ना, तो एक तरीका सोचा जा रहा है कि ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, डिबेट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, राइट। तो ये चीज़ है। हर कोई क्या कह रहा है, हर कोई ये चाहता है कि उड़ीसा में क्या होना चाहिए, उड़ीसा में यहाँ पर हर कोई एक कॉमन पॉइंट पर एग्री कर रहा है कि उड़ीसा में डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन हर किसी का डेवलपमेंट का आइडिया अलग है। ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ और है, और वहाँ के जो स्टील मेकर्स हैं, इंटरनेशनल स्टील मेकर्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट कुछ और है। तो इन सब चीज़ों से क्या समझा, इन सब चीज़ों से यहाँ पर ये समझा है दैट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब हम उड़ीसा की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन सा डेवलपमेंट करें उड़ीसा में, किस प्रकार का डेवलपमेंट आखिरकार उड़ीसा में करें। क्या जैसा ट्राइबल्स चाह रहे हैं हम वैसा करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उड़ीसा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ना मिले फिर, और जो वहाँ पर अच्छी रिसोर्सेज आयरन और वगैरह वो तो यूज़ ही नहीं हो पाएंगे, फिर वो तो एक तरीके से वेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से क्या, इस तरीके से डेवलपमेंट करें, या फिर जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, तो अगर वैसा करेंगे तो फिर ट्राइबल्स का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा और इन्वायरमेंटलिस्ट भी एक तरफ चिल्लाएंगे आके। समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर सवाल उठ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, हुज नीड कैन बी कॉल्ड एज उड़ीसाज नीड। उड़ीसा में तो इतने सारे लोग हैं, लोकल लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, लोगों को काम मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके। और वहीं ट्राइबल्स कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें काम मिलेगा तो हमारा तो सब कुछ छीन जाएगा। तो किसकी नीड आखिरकार हम ये समझे कि जब हम उड़ीसा की नीड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी नीड को समझे कि ये चीज़ है, ये नीड है एक्चुअली में उड़ीसा की नीड, क्योंकि उड़ीसा में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं। समझ रहे हो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमें चीज़ें समझनी है ना, वो ये समझना है कि डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे ना, डेवलपमेंट में जब भी हम कुछ करने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट के नाम पर, हमेशा क्या होगा, डिबेट्स होंगी। हमेशा क्या होगा, डिबेट होंगी। कुछ लोग कहेंगे ये करो, कुछ लोग कहेंगे ये मत करो, इससे हमारा नुकसान है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाएगी, राइट। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट में क्या होता है, जब भी हम डेवलपमेंट कराने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से पॉलिटिकल कंटेस्टेशन हो जाता है, राजनीतिक संघर्ष हो जाता है, या राजनीतिक डिबेट है डेवलपमेंट करना। क्योंकि कुछ भी डेवलपमेंट करने चलोगे तो चार लोग बोलेंगे कि ठीक है, सही है काम, चार लोग आकर के अपोज भी करने लगेंगे उसको कि नहीं हम नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर प्रोटेस्ट कर देंगे। समझ रहे हो। आप आगे जा करके कुछ भी करोगे ना, आप पॉलिटिशियन बनोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे आप, ठीक है, या फिर अगर आप इकोनॉमिस्ट बनो या कुछ भी बनो, तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा कि जब आप डेवलपमेंट करने के लिए कुछ भी पॉलिसी लेकर के आओगे ना, तो आपको कुछ लोग सपोर्ट करने में आ जाएंगे और कुछ लोग उसके अपोज में आ जाएंगे, और आप ये डिसाइड करने में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि यार सुने तो किसकी सुने, क्योंकि ये लोग भी बात ठीक कर रहे हैं और ये लोग भी बात ठीक कर रहे हैं। डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करना भी ज़रूरी है, और वही ट्राइबल्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो करे तो क्या करे, कैसे डेवलपमेंट करे आखिरकार, है ना। चक्कर आ गया ना। अगर एक्चुअली में जनरली क्या होता है ना, जब आप बड़ी बड़ी लीडरशिप पोजीशन पर जाओगे ना, ऐसे जिसमें आप डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को डिसाइड कर रहे हो, जनरली वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होता है कि हम किसके इंटरेस्ट को देखें और किसके इंटरेस्ट को इग्नोर करें, क्योंकि सबका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे बीच का रास्ता निकालें कि हर किसी का इंटरेस्ट को साथ में लेकर के हम डेवलपमेंट कर सकें,
ये बहुत बड़े सवाल होते हैं जो रियल लाइफ में आप देखोगे जब भी आप इन पोजीशंस पर जाओगे, बीट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर हो चाहे आप पॉलिटिशियन हो, आपके सामने सबसे बड़ी दुविधा यही आएगी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे उसको मैनेज करे और कैसे डेवलपमेंट करे। समझ में आ रहा है? तो अब हम उसी चीज़ को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो इतनी चीज़ें हमें अब तक क्लियर होगी कि भाई डेवलपमेंट करना ना आसान नहीं होता है। कहने के लिए हम बोल देते हैं यहाँ पर सड़क बना दो, लेकिन जब आप सड़क बनाने चलोगे तो चार लोग आकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि ये सड़क जो है ना, ये जो जगह है ये हमारे पूर्वजों की जगह है, या फिर हमारे लिए यहाँ पर ये जगह में हम कुछ और करवाना चाहते हैं, और वो लोग प्रोटेस्ट करना चालू करेंगे। कैसे करवाओगे डेवलपमेंट? मतलब क्या है कि डेवलपमेंट एक कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट जब भी आप करने चलोगे तो बहुत सारी डिबेट्स आपको झेलनी पड़ेगी, बहुत सारे डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट करने पड़ेंगे, और डिसाइड करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट मतलब क्या, किसका डेवलपमेंट, किसके डेवलपमेंट में हम किसके इंटरेस्ट को ले करके चले और किसके इंटरेस्ट को इग्नोर करें। ये सारे सवाल हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है दैट इन अ डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। तो जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के नाम में हमें बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करने हैं, और जब हम लोकतंत्र में रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर ऐसे जो मेजर डिसीजन है वो कैसे लिए जाएंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कम से कम या तो ये लोग, या तो ये जो डिसीजन है इंपॉर्टेंट डिसीजन, यहाँ पर खुद डिसीजन पीपल करे, लोग खुद डिसाइड करें, या फिर एटलीस्ट कम से कम लोग अप्रूव तो करें उन डिसीजन मेकिंग को, क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसके लिए हो रही है, लोगों के लिए हो रही है। तो अगर लोगों के बिना कंसल्टेशन से करेंगे तो क्या होगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मानेंगे नहीं उस चीज़ में, है ना। तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र इज ऑल अबाउट कि पीपल का जो ओपिनियन है वो भी हमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम मेजर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट हमें लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक बार उनसे भी डिस्कशन करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी बड़ी चीज़, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट और फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। तो जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग करने चलते हैं ना, तो हमें एक्सपर्ट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उनकी भी बात को एक बार कंसिडर ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट्स है, वो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, है ना, क्योंकि उनको उस चीज़ में क्या है, एक्सपीरियंस है। इसीलिए जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर लोगों से भी हमें पूछना है तो लोगों के साथ साथ में हमें कुछ एक्सपर्ट से भी पूछना है। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें माइनिंग एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या माइनिंग करानी चाहिए, या माइनिंग की वजह से क्या फ्यूचर में जो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज है या सॉइल है क्या वो पोल्यूट हो सकता है, पूछना पड़ेगा। इन्वायरमेंटलिस्ट से पूछना पड़ेगा, और वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ लोगों से भी पूछना है, जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं लोगों से भी पूछना है, साथ ही साथ में एक्सपर्ट्स को भी एक बार पूछना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार फाइनल डिसीजन कौन लेगा, क्या फाइनल डिसीजन लोग लेंगे या फिर फाइनल डिसीजन कोई और लेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनल डिसीजन है ना, इट मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन। क्या होना चाहिए, जो फाइनल डिसीजन है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, दैट शुड बी टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हु आर इन टच विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली कौन करता है, सरकार करती है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, एंड वो क्या है, वो एक तरीके से लोगों की फीलिंग्स के साथ एक तरीके से अवेयर है उनसे कि हाँ लोगों की फीलिंग्स क्या है वो जानते हैं। तो इसीलिए जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का काम है, इसीलिए बोला जा रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग का काम है, डेवलपमेंट कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो क्या है, वो एक पॉलिटिकल चॉइस है, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि फाइनली डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे। एंड दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं, लोगों की फीलिंग्स को जानते हैं, इसलिए वो लोगों से भी अप्रूवल ज़रूर लेंगे, एक बार कंसल्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन एट द एंड फाइनल चीज़ क्या होगी, फाइनल चीज़ वही होगी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्योंकि लोगों ने पावर किसके हाथों में दी है, गवर्नमेंट के हाथों में दी है। अब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगी, या किसके इंटरेस्ट को उसको हो सकता है मे बी इग्नोर करना पड़े, राइट। तो इसीलिए क्या आ जाता है, इसीलिए जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट अ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, ये पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो भाई आपको लेना पड़ेगा ना, सरकार में आप बैठे हो। कुछ लोग चिल्लाएंगे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ लोग आपके सपोर्ट में भी खड़े होंगे। अब आपको देखना है कि आपको किसकी बात सुननी है और किसकी बात को आपको इग्नोर करके चलना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पर समझना है दैट डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है, जो पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन जो मेकिंग है, वो क्या है, वो एट द एंड एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है। समझ में आ गया है बात, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने एक छोटा सा केस स्टडी पढ़ा, उड़ीसा का केस स्टडी पढ़ा कि उड़ीसा के जब डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, तो इतने सारे डिबेट सामने आ गए, इतने सारे इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट सामने आ गए। अब खुद सोचो, आज़ादी के बाद इतना बड़ा देश भारत, और वो भी कैसी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा पोवर्टी के साथ, बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस के साथ। अब कैसे डेवलपमेंट करा जाए, तो क्या
उस समय के जो हमारे लीडर्स हैं, क्या उनके सामने इतने सारे डिबेट्स, इतने सारे कंटेस्टेशन, इतने सारे स्ट्रगल्स और इतने सारे डिसएग्रीमेंट सामने नहीं आए होंगे क्या? बिल्कुल आए हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को साथ में रख करके हमने कोशिश करी, हमने एक रास्ता निकाला है। डिबेट्स को हमने डिबेट करा है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ऑल दीज डिसीजंस, तो क्या बोला जा रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को भी क्या करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे मेजर डिसीजंस लेने पड़े। एंड ऑल दीज डिसीजंस दे वर बाउंड टुगेदर बाय अ शेयर्ड विजन और अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब हमने ये डिसीजन मेकिंग करा तो हमने कैसे करा, एक शेयर्ड विजन के साथ में करा, एक शेयर्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में करा कि ठीक है, अगर भारत में विकास करना है ना, तो हमारे सामने, हमने जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके सामने एक शेयर्ड विजन थी, कुछ एक तरीके से कॉमन कंसेंसस था कि अगर विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो एक स्पेसिफिक मॉडल को साथ में लेकर के चलेंगे। कुछ कॉमन एग्रीमेंट था, कुछ कॉमन कंसेंसस था। वो कंसेंसस क्या था? पहली चीज़ जो हमें बिल्कुल क्लियर थी, ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला जा रहा है कि जब हमारे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रहा था कि भारत का विकास कैसे करेंगे, पॉवर्टी को कम कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ें क्लियर थी कि देखो भाई, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, नो डाउट अबाउट दैट, डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट में दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? आपने सुना होगा टर्म जीडीपी ग्रोथ, है ना? जीडीपी ग्रोथ रेट, ये सुना होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारी जीडीपी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कराना ही है। हाँ, कंट्री की इकोनॉमी तो बढ़नी चाहिए, ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन साथ साथ में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसका बेनिफिट केवल और केवल केवल कुछ रिच सेक्शन तक ही सीमित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब ये है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। यानी जो बेनिफिट हो रहा है ना, जो कंट्री में जो ग्रोथ हो रही है, उसका बेनिफिट उसका बेनिफिट हर सेक्शन को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो केवल कुछ लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रादर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के साथ में चीज़ें होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर साथ में लेकर के चल रहे हैं। पहली चीज़ कि हम ग्रोथ करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इकोनॉमी के जो बेनिफिट है, जो ग्रोथ के बेनिफिट है, वो पूरी सोसाइटी को मिलने चाहिए, हर सेक्शन को मिलने चाहिए, हर कास्ट को मिलने चाहिए, हर कम्युनिटी को मिलने चाहिए, हर रीजन को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक स्पेसिफिक रीजन डेवलप हो रहा है और दूसरा जो रीजन है वहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जस्टिस का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो जो सबको एक तरीके से, जिसका बेनिफिट सबको मिले। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए ग्रोथ का, कि ग्रोथ के बेनिफिट केवल कुछ सेक्शन तक ही सीमित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, लेकिन साथ साथ में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हम लेकर के चलेंगे, कि ऐसा ग्रोथ करेंगे जिसका बेनिफिट हर सेक्शन तक पहुँचे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखो, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर समझनी है। एक शब्द होता है ग्रोथ और दूसरा शब्द होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बेसिकली क्वांटिटी वाइज देखेंगे चीज़ों को, कि ठीक है, इंडिया की जीडीपी पहले इतनी ट्रिलियन थी, अब इतनी ट्रिलियन हो गई, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। समझ में आ गया? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है कि हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, हेल्थ में डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बात है ना, वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। सो डेवलपमेंट एक नैरो शब्द नहीं है जो केवल और केवल कुछ क्वांटिटी पर फोकस करता है कि अच्छा इतना ट्रिलियन इकोनॉमी है तो बढ़िया बात है, नहीं। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है। डेवलपमेंट में हम कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ केवल इकोनॉमी में नहीं, हर एस्पेक्ट में ग्रोथ होनी चाहिए, हर चीज़ में ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी को एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, तो वो चीज़ क्या आ जाती है? डेवलपमेंट आ जाती है। इसलिए डेवलपमेंट एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। ग्रोथ को इसलिए क्या बोला जाता है? नैरो वर्ड बोला जाता है। क्योंकि देखो, अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जीडीपी ग्रोथ कर रही है, ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो गई है, लेकिन अगर पॉवर्टी तब भी बढ़ती जा रही है तो क्या फ़ायदा फिर उसका? अगर पॉवर्टी हम कम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो बेनिफिट है जीडीपी का, वो तो केवल और केवल कुछ रिच सेक्शन तक ही सीमित है, क्योंकि उसका बेनिफिट तो गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा, उसका बेनिफिट तो इंडिया के हर सेक्शन को नहीं मिल पा रहा है ना?
तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ग्रोथ एक अलग चीज़ हो जाती है और डेवलपमेंट एक अलग चीज़ हो जाती है। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को लेना है, साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को लेना है, तो हम इसी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें विकास चाहिए, रियल टर्म्स में विकास चाहिए, हर एस्पेक्ट में हमें विकास चाहिए कि भारत में एजुकेशन भी दी जा रही है, हेल्थ का भी इंप्रूवमेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी इंप्रूवमेंट है, हर रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ शहरों का ही डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, गाँव का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये एक हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि भाई एक ऐसी ग्रोथ जो इंक्लूसिव है, जो एक्सक्लूसिव नहीं है, जो एक्सक्लूसिवली केवल रिच सेक्शन, ज़मींदार हो गया, बिजनेसमैन हो गया और पॉलिटिशियन हो गया, उसका बेनिफिट केवल इन लोगों को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था कि हम इंक्लूसिविटी के साथ में लेकर के चलेंगे कि भारत का हर वर्ग, भारत के हर सोसाइटी, भारत की हर कम्युनिटी उस तक बेनिफिट पहुंचे ग्रोथ का। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी हमारे सामने। दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी कि मैटर कैन इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेस मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर देमसेल्स, दैट द गवर्नमेंट एंड दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोला गया है कि देखो, अगर हमें ग्रोथ करना है, अगर हमें डेवलपमेंट करना है, तो हम डेवलपमेंट ये तो नहीं बोल सकते ना कि बिजनेसमैन डेवलपमेंट कर लेंगे अपने आप और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप प्लानिंग कर लेंगे, फार्मर्स अपने आप प्लानिंग कर लेंगे। हम इनके ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि बिजनेसमैन अगर पॉलिसी बनाएगा तो वो अपने बेनिफिट के लिए बनाएगा। पहले अपने बेनिफिट को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद किसी और के बेनिफिट की सोचेगा। सेम टू सेम इंडस्ट्रियलिस्ट भी, सेम टू सेम फार्मर भी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग की बात करी जा रही है और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है ना, तो सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। हम अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करेंगे, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में बाकी सारे सेक्शंस के लिए काम करेंगे। समझ में आ गया? इसीलिए हमने डिसाइड करा कि भाई ऐसा नहीं है कि अब हम ज़मींदार के ऊपर छोड़ देंगे कि वो लोग डिसाइड करें कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर का, या बिजनेसमैन के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देंगे। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसकी वजह से जो गरीब आदमी है, जो एक आम आदमी है, उसका तो विकास नहीं होगा ना। क्योंकि ये लोग तो ओवरऑल इंडिया के लिए डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, ये लोग तो अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे। इसीलिए हमने बिल्कुल, हमारे दिमाग में चीज़ें क्लियर थी कि आगे किसको आना पड़ेगा। सरकार, आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको पावर दिया गया है। तो इसीलिए बिल्कुल चीज़ें हमारे यहाँ पर क्लियर थी कि हम पहले क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को भी साथ में लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो जिम्मेदारी होगी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, पूरी प्लानिंग करने की, वो किसकी होगी? गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट रोल होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। समझ में आ गया? तो ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कुछ डिबेट्स भी थे। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, यानी कि कुछ हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ पर डिबेट्स भी चल रही है। और वो डिबेट क्या है? कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट भी था। डिसएग्रीमेंट था तभी तो डिबेट हो रही थी। पहली चीज़ क्या है? देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट हाउएवर ऑन द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन इंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। सरकार प्ले करेगी एक इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट अबाउट दैट कि ठीक है, सरकार प्ले करेगी, लेकिन क्या रोल प्ले करेगी, कितना रोल प्ले करेगी, उस पर डिसएग्रीमेंट था। क्या सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी? क्या प्राइवेट सेक्टर कोई रोल प्ले नहीं करेगा? क्या ऐसा होगा? या अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा होगा? है ना? तो ये सारी चीज़ें थी, इसके ऊपर क्या हो रहा था? डिसएग्रीमेंट हो रहा था। कोई कह रहा था कि नहीं, सरकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, या गवर्नमेंट ही केवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है, गवर्नमेंट प्ले करे, लेकिन साथ साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट में। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें थी। दूसरी बड़ी चीज़ है, दूसरा बड़ा जो डिसएग्रीमेंट हो रहा था इंडिया में, वो था दैट वाज इट नेसेसरी टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू प्लान फॉर द एंटायर कंट्री। क्या एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना ही ज़रूरी है? क्योंकि हमने क्या करा, आज़ादी के बाद हमने प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश करा। प्लानिंग कमीशन क्या थी? एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो डिसाइड कर रही है कि भाई प्लानिंग कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितना खर्चा कहाँ करना है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन में यूनियन गवर्नमेंट कर रही थी। तो इस वो इसीलिए इसको बोला जा रहा था दैट इट वाज अ सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक सेंटर का इंस्टीट्यूशन है। तो क्या प्लानिंग केवल सेंट्रल तरीके से होगी, या प्लानिंग डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से भी होगी, कि हम स्टेट के लेवल पर डिसाइड कर रहे हैं जा करके कि वहाँ पर स्टेट में कैसा डेवलपमेंट होगा? क्योंकि स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट के पास रिसोर्सेस अलग अलग है, हर स्टेट के लोगों की नीड्स एंड एस्पिरेशन भी अलग अलग है। तो इसीलिए ये भी डिबेट था, एक डिसएग्रीमेंट था कि क्या सेंट्रलाइज्ड तरीके से करे या डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से करे। गांव के लेवल पर चीज़ों को प्लानिंग करे कि गांव के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से गांव में किस तरीके का विकास करना है, या फिर स्टेट लेवल पर हम चीज़ें डिसाइड करें। ये सारी चीज़ें थी जिस पर क्या हो रहा था, डिबेट हो रहा था।
ठीक है, समझ में आ गया। सो ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व कंटेस्टेशन विच हैज़ कंटिन्यूड एवर सिंस। क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों पर एक डिबेट चल रहा था, कंटेस्टेशन चल रहा था, डिसएग्रीमेंट चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए भाई, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सब चीज़ें क्या हो रही है, इन सब चीज़ों पर डिबेट चल रही है। ओके, एंड ईच ऑफ दीज डिसीजंस हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। हर चीज़ के क्या थे, कुछ राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेज थे। एंड मोस्ट ऑफ दीज इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल जजमेंट। Most of these issues involved the political judgment and required the consultation among the political parties and approval of the public. तो ज़्यादातर जितने भी इश्यूज़ थे जो हम डिसीजन मेकिंग में कर रहे थे, उसमें क्या करना था, पॉलिटिकल जजमेंट करना था। देखना था कि किसके इंटरेस्ट को प्रेफर करना है, कैसे चीज़ों को करना है, क्या हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है, क्या हमें रूरल एरियाज़ पर पहले ज़्यादा फोकस करें, या अगर हमारे कुछ ऐसे शहर हैं जिनके पास मतलब कुछ ऐसे शहर हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं और गाँव की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो क्या पहले शहरों का विकास करें क्योंकि उनका विकास जल्दी हो जाएगा, या हम गाँव का पहले विकास करें क्योंकि वो अभी विकास में बहुत पीछे है। तो ये इस तरीके से सवाल थे और हर चीज़ हमें पॉलिटिकली डिसाइड करनी थी। एक डिसीजन मेकिंग करना था पॉलिटिकल लेवल पर, और अलग अलग पार्टीज़ के बीच में कंसल्टेशन करते हुए ये सारी चीज़ों को क्या करना था, डिसाइड करना था। तो इसीलिए जब हम पूरा का पूरे जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अंडरस्टैंड करेंगे ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसीलिए जब हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे, हम उसको कैसे समझेंगे, इसको पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स के तौर पर समझेंगे। मतलब क्या है कि एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम मिला करके पढ़ेंगे। कि एक तरफ हम ये जानना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो हम एक तरफ इकोनॉमिक्स को भी पढ़ रहे हैं, भारत की इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छा ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना क्या था, एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करना था। इसमें हम पॉलिटिकली डिसाइड कर रहे थे कि क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। और इसमें क्या है, इंडिया की पूरी हिस्ट्री है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पूरी हिस्ट्री है। यानी कि एक तरीके से तीनों के तीनों सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हम एक तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करी गई वो भी पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इंडिया में हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद ये जो सारा का सारा टाइम पीरियड है, तो एक तरीके से हमारी हिस्ट्री है कि कैसे इतिहास में हमने अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करा, है ना। तो ये सारा एक तरीके से क्या है, इंटीग्रेशन है। तीनों सब्जेक्ट्स का क्या है, एक तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन है। तो पूरा आइडिया क्या है, ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसमें आइडिया क्या है, उसमें आइडिया ये है कि डेवलपमेंट करना ना, डेवलपमेंट करने में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ी कि डेवलपमेंट करना क्या है, एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकली चीज़ें डिसाइड होगी। क्योंकि लोगों को जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, एट द एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग तो उनके हाथ में है ना। तो ये चीज़ें थी। तो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर जो लीडर्स थे उनको बिल्कुल क्लियर था कि देखो गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में हम सोशल जस्टिस को भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो ये चीज़ें भी हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेशन थे, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स थे जिस पर जो डिबेट्स चल रहे थे, एंड जो धीरे धीरे क्या क्या हुआ, हम लोगों ने चीज़ों को डिसाइड किया, एंड फाइनली अपने यहाँ पर डिसाइड किया कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को क्या हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी रहेगी कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगली जो हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम डेवलपमेंट का जो मीनिंग है उसको समझेंगे, और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट का मॉडल कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा मॉडल हम फॉलो करेंगे, कौन सा नहीं, कौन कौन से मॉडल थे हमारे डेवलपमेंट के हमारे सामने जो हमें चूज़ करने थे। तो ये सारी चीज़ें भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।